गुड आफ्टरनून ऑफ यू। तो फाइनली हम आज से उस टॉपिक का रिवीजन शुरू कर रहे हैं जिसका इंतजार ऑलमोस्ट सारे ही स्टूडेंट्स को था। जैसे कि आप देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स और इस टॉपिक का एक और पॉपुलर नाम है होल्डिंग कंपनीज। अब क्योंकि ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों ही स्टूडेंट्स इन वीडियोस का वेट कर रहे थे, इसलिए हम इन वीडियोस को रिकॉर्ड करते वक्त इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओल्ड सिलेबस के बच्चे भी और न्यू सिलेबस के बच्चे भी दोनों ही इन वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। इसका मतलब मैं इस रिवीजन क्लासेस में ओल्ड सिलेबस के जो एग्जाम के एमसीक्यूज हैं वो भी करवाऊंगा और न्यू सिलेबस के जो अच्छे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो भी करवाऊंगा। और जहां तक वेटेज की बात है, ऑफ कोर्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओल्ड सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इस टॉपिक से 4 से लेकर 8 एमसीक्यूज तक आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 4 से लेकर 8 नंबर तक के बीच में ये एग्जाम में आ सकता है। न्यू सिलेबस की बात करें तो जो दिसंबर 2023 का पेपर पूछा गया उसमें इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे इस चैप्टर से, मतलब 10 नंबर का वेटेज दिया। हालांकि आपको एक बात बता दूं कि ये एक ऐसा चैप्टर भी है जिसमें से लेंथी क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अगर हमारे एग्जाम में लेंथी क्वेश्चन आता है कोई, तो आप मान के चलिए ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि लेंथी क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रबल दावेदार है। ठीक है, अब लेंथी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में 15 मार्क्स का आ जाए, 20 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है और 5 मार्क्स का तो इंस्टीट्यूट ने पूछ के बता ही दिया कि हम 5 नंबर में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब वेटेज की बात करें तो इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में, मतलब न्यू सिलेबस वाले बच्चों की बात करूं तो 5 से लेकर 20 मार्क्स तक का वेटेज रह सकता है। 5 से लेकर 20 नंबर तक के बीच में कुछ भी वेटेज रह सकता है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि 60 नंबर की तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है तो कैसे इंस्टीट्यूट 20 नंबर एक ही चैप्टर को दे देगा। किया हुआ इंस्टीट्यूट ने पिछली बार दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट में एफएम में 40 नंबर की एफएम है, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन नाम के चैप्टर को एक सिंगल मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। 40 नंबर की एफएम में से 20 नंबर एक ही चैप्टर को दे दिए गए। तो इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकता है। आप अपने दिमाग में पहले से कोई भ्रम ना रखें, आपको उसी दिन पता लगेगा अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो ना देखें तो अगर हर एक टीचर का अपना एक तरीका होता है करवाने का, और इसमें ना कई सारे वर्किंग्स बनते हैं, बहुत सारे वर्किंग नोट्स बनते हैं और हर एक टीचर जो है वर्किंग नोट्स बनाने का तरीका डिफरेंट रख सकता है। मेरा भी ऑफ कोर्स एक तरीका है वो वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने का। और क्योंकि ये वीडियो YouTube पर अपलोडेड होगी तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे ऑफ कोर्स जिन्होंने मुझसे रेगुलर क्लासेस नहीं ली होंगी। तो क्योंकि वर्किंग नोट्स बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है और मेरा भी एक तरीका है, तो मैं आज की क्लास में, क्योंकि बेसिक क्लास हम रखना चाहेंगे, मतलब मैं आज की क्लास में बहुत हाई फाई बातें नहीं करूंगा। मैं कंसोलिडेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगा और आप मेरे तरीके को जानते भी हैं, मैं शुरुआत हमेशा ऐसे ही करता हूं, तो इस टॉपिक में भी मैं कुछ अलग नहीं करने वाला हूं। बेसिक से बात करेंगे, भले ही ये रिवीजन क्लास है। आप में से वो बच्चे जिनको लगता है कि वो ऑलरेडी कंसोलिडेशन में बहुत महारत हासिल करके बैठे हैं, तो आप इस वीडियो को, आज की वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आज की क्लास में मैं बेसिक बातें ही करने वाला हूं। अगली क्लास से हम धीरे धीरे अपने एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे और फिर हम जो है क्वेश्चंस एग्जाम के एमसीक्यूज या एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस वो सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में हो सकता है मैं कोई एग्जाम का क्वेश्चन शायद सॉल्व ना करवाऊं। हाँ, जो मैं बातें डिस्कस कर लूंगा उसके बेसिस पे हो सकता है कि ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के कुछ थियरी एमसीक्यूज कवर हो जाएं, लेकिन आज की क्लास में हम जो है मेनली बेसिक बातें ही करने वाले हैं। तो फिर आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए ये सब यहां पर क्या लिखा है इसको मैं रीड करवाऊंगा, उससे पहले ना मुझे आपके साथ कुछ बेसिक सा डिस्कशन करना है जो कि हमें कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट को समझने में अच्छे से हेल्प करेगा। तो ध्यान से प्लीज मेरी बातों को सुनेगा। देखिए पहली बार जब आपने अकाउंट्स पढ़ी थी तो वो 11th क्लास थी। 11th क्लास में आपने फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बैलेंस शीट की शक्ल देखी थी। वहां पर एक फाइनल अकाउंट्स नाम का चैप्टर आपने पढ़ा था और उस फाइनल अकाउंट्स चैप्टर में आपने पीएनएल बनाया था जो कि हमें प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट करने में हेल्प करता था। और ठीक ऐसे ही आप एक बैलेंस शीट बनाते थे और बैलेंस शीट के लिए हम बोलते हैं कि ये हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि हमारे कौन कौन से एसेट्स हैं, कहां कहां लगे हुए हैं, हमारे सर पे कितनी लायबिलिटीज हैं, मालिकों का कितना रुपया लगा है, नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये पीएनएल बैलेंस शीट जब आपने पहली बार 11th क्लास में पढ़ा था तो आपने एक नॉन कॉर्पोरेट कंसर्न मतलब सोल प्रोप्राइटर के लिए बनाया था। लेकिन हमारे सीएस के सिलेबस में तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मतलब हमें यहां पर कंपनीज के लिए पीएनएल बैलेंस शीट बनाना है और कंपनीज भी पीएनएल बैलेंस शीट बनाती है। बस फर्क इतना है कि कंपनीज को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है और कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 दे रखा है जहां पर पीएनएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है। और शेड्यूल 3 जो है वो वर्टिकल फॉर्मेट प्रिस्क्राइब करता है, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं प्रिस्क्राइब करता।
हम जब आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंसोलिडेशन के, तो मैं वर्टिकल फॉर्मेट के थ्रू ही आपको सारी बातें बताऊंगा। हम वर्टिकल फॉर्मेट ही फॉलो करेंगे जैसा हमें एग्जाम में करके आना है। लेकिन अभी शुरुआती डिस्कशन में हो सकता है मैं वर्टिकल फॉर्मेट पर ध्यान ना दूं, मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट के थ्रू सारी बातें एक्सप्लेन करूं, क्योंकि बातें समझाना थोड़ी सी आसान हो जाता है। तो हम हो सकता है अभी समझने के लिए हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट पर बात करें, लेकिन आगे चल के जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना शुरू करूंगा तो फिर मैं वहां पर वर्टिकल फॉर्मेट से ही बात करूंगा, जैसे कि हमें एग्जाम में करके आना है। ठीक है, एक बात ये हुई। आपने अभी तक किसी भी चैप्टर में मेरे साथ अगर कहीं बैलेंस शीट P&L बनाई है, जो बच्चे मुझसे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, आपको याद होगा हमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नाम के चैप्टर में वहां पर बैलेंस शीट बनाई थी, याद है? हमने बोनस इशू नाम के टॉपिक में बैलेंस शीट बनाई थी। नहीं, ऐसे ही आपने अलग अलग चैप्टर्स में जैसे रेशियोज में कई बार मेरे साथ बैलेंस शीट बनाई है और कई बार हमें P&L भी बनाना पड़ा। हम जब किसी स्पेसिफिक कंपनी का P&L या बैलेंस शीट बनाते हैं तो वो जो हम बना रहे थे ना, या आपने आज तक कभी भी, चाहे 11th क्लास की बात करें या 12th क्लास की बात करें या ग्रेजुएशन के दौरान अभी कभी भी आपने P&L बैलेंस शीट बनाया हो, तो वहां पर जो आप बैलेंस शीट या P&L बनाना सीख रहे थे उसको हम बोलते हैं, वो स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे। वो कौन से स्टेटमेंट्स थे? वो स्टैंड एलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे। लेकिन हमें इस चैप्टर में स्टैंड एलोन नहीं, हमें इस चैप्टर में क्या बनाना है? हमें इस चैप्टर में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। अब जब हम वर्ड बोलते हैं कंसोलिडेटेड, उसका क्या मतलब है? मैं अभी कुछ बातें और बोलूंगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन जो ये इसमें टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना एक बड़ा वाइडर मीनिंग कैरी करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट भी आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आती है, नोट्स टू अकाउंट्स भी आते हैं, एक इक्विटी वालों के लिए स्टेटमेंट बनती है वो भी आती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना एक बड़ी वाइडर टर्म है जिसमें बहुत कुछ आता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो हमारा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से होता है, P&L और बैलेंस शीट से होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही हिस्सा होता है। लेकिन जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो मोटे मोटे तौर पर हम बोलते हैं हम P&L बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आपको दिखेगा ज्यादातर कंपनीज जब अपने बिजनेस को बढ़ाती है ना, तो वो एक नई कंपनी खोल के अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती है। एग्जांपल के तौर पर आप जानते हैं कि रिलायंस पहले पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस में था, लेकिन जब उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में आने के लिए सोचा होगा तो उन्होंने रिलायंस जियो नाम की एक सेपरेट कंपनी ओपन करी और उसके थ्रू अपने टेलीकम्युनिकेशंस के बिजनेस को किया। या फिर उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी एक सेपरेट कंपनी ओपन करी। ठीक ऐसे ही अगर हम देखें आईटीसी, भाई आईटीसी का मेन काम तो टोबैको का है, लेकिन वो एफएमसीजी के बिजनेस में भी है, होटल्स के बिजनेस में भी है, आईटी के बिजनेस में भी है। और उन्होंने हर एक बिजनेस के लिए क्या किया होगा? एक सेपरेट कंपनी ओपन करके उसके थ्रू अपने उस नए बिजनेस को किया होगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो ये सेपरेट कंपनी ओपन हुई है, सेपरेट बिजनेस हमारा ओपन हुआ है, उसमें हम क्या प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हम जानना चाहेंगे। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल टीसीएस हालांकि हमारे देश की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कंपनी और ग्लोबल कंपनी है, लेकिन मान लीजिए अभी एग्जांपल के तौर पर टीसीएस सिर्फ अभी इंडिया में काम कर रही है और टीसीएस को लगता है इंडिया में तो बहुत नाम कमा लिया, अब देश के बाहर भी चलते हैं। और इंडिया टीसीएस को लगा कि पहले हम अमेरिका में बिजनेस शुरू करेंगे, यूएस में काम स्टार्ट करेंगे। तो जब वो इंडिया के बाहर जाएंगे और यूएस में अपनी कंपनी खोलेंगे तो ध्यान रखें यूएस में वो अब एक सेपरेट कंपनी ओपन करके अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। वो एक ही कंपनी नहीं रखेंगे, वो टीसीएस नाम की एक और कंपनी खोलेंगे और वहां पर बोलेंगे टीसीएस यूएस। उनको लगेगा जापान में भी स्कोप है तो वो जापान में एक और कंपनी ओपन करेंगे वहां पर बिजनेस करने के लिए, उसको बोलेंगे टीसीएस जापान। ऐसे ही अगर उनको लगता है कि हमें चाइना में भी एक और कंपनी ओपन करनी है तो वहां पर भी खोलेंगे टीसीएस चाइना, टीसीएस सिंगापुर, टीसीएस इटली। मतलब ये कि जब आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखोगे ना तो आपको दिखेंगी उन्होंने कई सारी कंपनीज खोल रखी हैं जिसमें उन्होंने भाई या तो एक डिस्टिंग्विश कर रखा है कि हम मेन कंपनी अलग है और जो हमने एक नया काम शुरू किया है, नई कंट्री में काम शुरू किया है, वो अलग है। अब जो हमने नई कंपनी ओपन करी है, जानते हो, वो भी अपना एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी, वो भी एक अपना बैलेंस शीट बनाएगी। जैसे मैंने कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ओपन की रिलायंस जियो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के लिए, तो जियो अपने अपने लेवल पर वो भी अपना P&L बनाएगी, वो भी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी। या फिर मैंने कहा टीसीएस है, ये मान लो टीसीएस कंपनी की P&L बैलेंस शीट है, ठीक है। अब टीसीएस ने क्या कहा कि हम जापान में भी अपनी एक कंपनी ओपन करेंगे या यूएस में भी अपनी एक कंपनी ओपन करेंगे, और यहां पे हमने जो कंपनी खोली उसको टीसीएस जापान का नाम दे दिया। अब ये जो टीसीएस जापान में खुली है
ये भी तो अपना एक पीएनएल बनाएगी और ये भी अपना एक बैलेंस शीट बनाएगी। जानते हो टीसीएस जापान जब अपना पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगी तो ये भी जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ये भी स्टैंड अलोन ही कहलाएगी। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये भी स्टैंड अलोन ही है। ये जो टीसीएस मेन कंपनी है इसने भी अपना पीएनएल बैलेंस शीट बनाया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। फिर जो हमने जापान में कंपनी ओपन करी टीसीएस जापान के नाम से, उन्होंने भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। मान लो मैंने ऑस्ट्रेलिया में एक और कंपनी खोल दी टीसीएस ऑस्ट्रेलिया के नाम से, तो वहां पर भी पीएनएल बैलेंस शीट बनेगा। न्यूजीलैंड में भी खोल दी, वहां पर भी पीएनएल बैलेंस शीट बनेगा। अमेरिका, इटली, फ्रांस, जहां जहां मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस का स्कोप है, मैं हर एक कंट्री में जाता हूं, एक नई कंपनी खोलता हूं और उस नई कंपनी के थ्रू काम करता हूं। और जब वो नई कंपनी खुली है भाई, उसको भी तो पीएनएल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो वो जो कंपनी है वो अगर अपने लेवल पर पीएनएल बैलेंस शीट बनाए तो हम बोलेंगे उसने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अब ध्यान से मेरी बात को सुने। आप मुझे ये बताइए कि ये जो टीसीएस जापान हमने खोली होगी, भाई ये बिजनेस खोलने के लिए पहले पैसा चाहिए होगा, इनके पास भी यहां बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आया होगा, फिर यहां पर एसेट्स वगैरह खरीदे गए होंगे, मतलब ये कंपनी खोलने के लिए पैसा चाहिए होगा। या ये देखो रिलायंस जियो को ओपन करने के लिए भाई पता नहीं कितने 3-4 लाख करोड़ लग गए थे वो खोलने के लिए बिजनेस, तो कितने टावर बना दिए, कितनी वायर बिछा दी पूरे इंडिया में। तो वो बिजनेस खोलने के लिए पैसा चाहिए होगा ना। रिलायंस जियो को पैसा किसने दिया होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ऐसे ये टीसीएस जापान का बिजनेस खोलने के लिए पैसा आया होगा, किसने दिया होगा? जो ये मेन इंडियन टीसीएस कंपनी है इसने ही दिया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहां पर पैसा लगाया और एक नई कंपनी खोली। ऐसे ही अगर हम ऑस्ट्रेलिया में भी खोलते हैं तो वहां पर भी पैसा लगाया होगा, ब्राजील में खोलते हैं वहां पर भी पैसा लगाया होगा। अगर ये कंपनी खोलने में सारा पैसा मेन कंपनी का ही लगा है, जिसको मैं पेरेंट कंपनी बोलता हूं या होल्डिंग कंपनी बोलता हूं, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये जो टीसीएस जापान ओपन हुई है 100% इसी कंपनी के पैसों से, तो हम बोलेंगे जो ये टीसीएस जापान है ना, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। क्या है? एक होली ओन्ड सब्सिडरी है टीसीएस की। मतलब टीसीएस जापान जो है ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। हम अगर सारा पैसा 100% इन्वेस्टमेंट करते हैं बीइंग अ होल्डिंग कंपनी, तो ये जो कंपनी है जिसने पैसा लगाया है इसको हम इसको नाम देते हैं या तो पेरेंट कंपनी या होल्डिंग कंपनी। और जो हमने नई कंपनी क्रिएट करी है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारी सब्सिडियरी कंपनी है। और हमारी सब्सिडियरी कंपनी पार्शियल सब्सिडियरी भी हो सकती है, होली ओन्ड भी हो सकती है। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि अगर हमारा 100% पैसा अगर इस कंपनी में लगा है तो हम बोलेंगे ये हमारी होली ओन सब्सिडियरी है। फिलहाल मैं पार्शियल की बात नहीं कर रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। मान लो हमने जितनी भी कंपनियां खोली हैं सब में हमने मेन कंपनी ने ही पैसा लगाया है। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कई सारे बिजनेस किए, रिटेल का, जियो का, मतलब टेलीकम्युनिकेशन का, फाइनेंशियल सर्विसेज का। मान लो वो सीमेंट के बिजनेस में भी कहते आएंगे, मान लो वो कहते हैं हम पेंट के बिजनेस में भी आएंगे। अगर रिलायंस ये सारे काम करेगी और सारे पैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ही लगाएगी तो हम क्या बोलेंगे, ये सारी की सारी कौन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की होली ओन्ड सब्सिडियरीज है। ठीक, इतनी बात समझ में आती है। अब आता है बीच में कानून मतलब लॉ। अब कंपनीज एक्ट बोलता है कि ठीक है, तुमने जितनी कंपनियां खोली हैं वो अपना पीएनएल बैलेंस शीट बनाएंगे। वो जो बनाएंगे वो स्टैंड अलोन होगा, और बनाना भी जरूरी है ताकि पता तो लगे कि हमने, अगर मान लो ब्राजील में एक नई कंपनी खोली है तो वो पता तो लगे कि वहां पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अगर हमारा वहां प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो हम वहां पे और जान लगा देंगे और मार्केट शेयर खाना चाहेंगे। लेकिन अगर हमें लगता है कि ये जो नई कंपनी हमने खोली है, अरे ये तो ज्यादा प्रॉफिट दे नहीं रही है और हर साल नुकसान ही करे जा रही है, तो हो सकता है कि हम वो वाली सब्सिडियरी को बंद ही कर दें। आप चेक कीजिएगा, आप किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे ना, आपको दिखेगा दर्जनों नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज की तो 50-50, 100-100 सब्सिडियरीज कंपनी है, 50-50, 100-100 सब्सिडियरीज है। और पता नहीं कभी कभी हर साल कोई ना कोई सब्सिडियरी बंद कर रहे होते हैं या कोई नई खोल रहे होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम चाहते हैं कि एक सेपरेट कंपनी खुले तो उससे हमें उसकी सेपरेट परफॉर्मेंस पता लगे। ठीक है, ये एक बिजनेस को बढ़ाने का तरीका है। अब होता क्या है, अब लॉ बीच में आता है, और जो लॉ है मतलब कानून है, ये इस मेन कंपनी मतलब जो ये पेरेंट कंपनी है ना टीसीएस, इसको इंस्ट्रक्शन देता है कि ये जो तुमने जितने स्यापे फैलाए हैं ना, जितना रायता फैलाया है, अब समेटना भी तुम्हें ही पड़ेगा। मतलब टीसीएस को इंस्ट्रक्शन मिलती है कि जो तुमने जितने भी सब्सिडियरीज कंपनी खोली हैं, अगर ये ना खोली होती, तुमने सारा बिजनेस अपनी मेन कंपनी से ही किया होता, तो तुम्हारी कंपनी का पीएनएल कैसा दिख रहा होता, तुम्हारी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी दिख रही होती, ये आप करके दिखाओ। मतलब क्या है कि जो होल्डिंग कंपनी है, मान लो उसने 99 सब्सिडियरी कंपनीज खोल दी हैं, तो टोटल कितनी हो गई,
100 कंपनियां हो गई। अब इन 100 कंपनीज के ऑपरेशंस को कंसोलिडेट करके हमें एक करके दिखाना है। मतलब जो इतनी सारी बैलेंस शीट पीएनएल बने हुए हैं अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज के, उन सबको अगर हम मिला दें और एक पीएनएल बनाएं, एक बैलेंस शीट बनाएं, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं, एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाएं, तो वो कैसा दिखेगा ये करके दिखाना है हमको। अब ऐसा क्यों होता है इसका मैं अभी आपको लॉजिकल आंसर दूंगा, पर ये चैप्टर में हमें ध्यान रखें, हमें स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाने हैं। हमारा यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर हमें मान लो एक होल्डिंग और एक सब्सिडरी कंपनी दोनों की बैलेंस शीट दे रखी होंगी, तो मुझे उन दोनों को मिला के एक करके दिखाना है। ऑफ कोर्स एकेडमिकली हमें कोई 100 सब्सिडरीज थोड़ी देगा, हमें तो यहां पर एक होल्डिंग एक सब्सिडरी देगा। उन दोनों के ऑपरेशंस को मिला के बस दिखाना होगा हमें कि भाई अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा कंसोलिडेटेड पीएनएल कैसा दिखेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसी दिखेगी, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा दिखेगा। मतलब क्या है कि यहां पर हमें बेसिकली क्या करना है, हम अगर प्रैक्टिकली किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो आपको वहां पर स्टैंड अलोन पीएनएल भी दिखेगा, आपको वहां पर कंसोलिडेटेड पीएनएल भी दिखेगा, आपको वहां पर स्टैंड अलोन बैलेंस शीट भी दिखेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी दिखेगी, ऐसे ही कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी दिखेंगे और ऐसे ही नोट्स टू अकाउंट्स भी दिखेंगे। मतलब किसी भी कंपनी का आप एनुअल रिपोर्ट उठाना, स्टैंड अलोन के अलावा वहां पर आपको कंसोलिडेटेड फिगर्स भी दिखेंगे। अब कायदे से तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक वाइडर टर्म है, लेकिन एकेडमिकली ऑफ कोर्स वो सब कुछ नहीं पूछ सकता। कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट पे तो कभी क्वेश्चन आया ही नहीं हुआ, मतलब ये तो समझ लो आउट ऑफ सिलेबस ही है। 99.99% चांसेस है कि सवाल अगर आएगा तो वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से आएगा। कंसोलिडेटेड पीएनएल से हमारे इंस्टीट्यूट की पास्ट हिस्ट्री उठा के देख ले, चाहे पिछले 20-25 साल की, शायद ही कभी एक आध बार पूछा हो। ठीक है, और इवन हमारे यहां नहीं, अगर आप सीए लेवल पे भी देखेंगे तो वहां पर भी ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर ही आते हैं। और हमारी इस रिवीजन क्लासेस का जो मेन मुद्दा रहेगा वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही रहेगा। तो ये एक बेसिक सी मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी। अब सवाल ये उठता है कि ये लॉ को क्या पड़ी है कंसोलिडेशन कराने की, क्यों लॉ चाहता है कि हम कंसोलिडेशन करें। तो इसका जवाब ना मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से देता हूं कि कंसोलिडेशन करने के पीछे बेसिकली लॉजिक क्या रहता है। ठीक है, आइए जरा मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। देखिए, अगर हम मान लीजिए कोई सब्सिडरी कंपनी ओपन करते हैं तो उसके लिए पैसा कौन देता है, होल्डिंग कंपनी देती है। जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करूं तो इस एग्जांपल में मान लीजिए टीसीएस की बैलेंस शीट में, वैसे तो देखो टीसीएस एक बड़ी कंपनी है, हम यहां पर कन्वीनियंस के लिए अमाउंट थोड़े छोटे ले रहे हैं। मान लीजिए टीसीएस कंपनी में मालिकों का 100 करोड़ रुपए लगा हुआ है और यहां पर एसेट्स भी 100 करोड़ रुपए के हैं, और मान लीजिए बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, एसएचएफ का मतलब हो गया शेयर होल्डर फंड्स। ठीक, अब मान लो जो ये टीसीएस मेन कंपनी है, इसको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगता है कि हम जापान में एक और सब्सिडरी ओपन करें, और जापान में जो हम एक नई कंपनी खोलना चाहते हैं, मान लीजिए वो खोलने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, मान लो वो 10 करोड़ रुपए लगे। अगर तो ये सारे के सारे 10 करोड़ रुपए ये मेन टीसीएस कंपनी प्रोवाइड करेगी, तो हम बोलेंगे कि हम जापान में जो टीसीएस जापान ओपन कर रहे हैं वो हमारी होली ओन्ड सब्सिडरी है। अब क्योंकि ये जो एक नई कंपनी आएगी, ऑफ कोर्स इसकी भी शेयर कैपिटल होगी, तो यहां पर एक शेयर कैपिटल होगी, और मान लीजिए 10 करोड़ रुपए चाहिए तो 10 करोड़ रुपए के ये शेयर इशू कर देगी। यहां पर इनके पास बैंक में 10 करोड़ रुपए आ जाएंगे। ये 10 करोड़ रुपए किसने प्रोवाइड किए हैं, होल्डिंग कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। तो अगर होल्डिंग कंपनी ने प्रोवाइड किए तो होल्डिंग कंपनी के पास अब 100 करोड़ के कितने रह जाएंगे, 90 करोड़ रह जाएंगे, और इनकी बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट आ जाएगी कि हमने एक होली ओन्ड सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है 10 करोड़ रुपए की। मतलब ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद बैलेंस शीट्स कुछ ऐसी दिखेंगी। अब आप मुझे जरा लॉजिकली सोच के बताइएगा, ये जो 10 करोड़ रुपए अब टीसीएस जापान की बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, ये 10 करोड़ रुपए किसने प्रोवाइड किए? सर ये 10 करोड़ रुपए यहां से आए हैं, और ये पैसा किसने दिया था? ये पैसा इन्होंने दिया था। सोचिए, तो आपको लगता नहीं कि ये 10 करोड़ रुपए एक्चुअली में इन लोगों ने ही तो दिया है? ये जो पैसा फिलहाल एक दूसरी कंपनी में दिख रहा है, एक्चुअली में दिया तो किसने है? दिया तो इन्हीं लोगों ने। और कल को ये कंपनी जब आगे चल के बिजनेस करेगी, प्रॉफिट्स कमाएगी, वो प्रॉफिट्स का जब डिविडेंड बटेगा, वो डिविडेंड किसको मिलने वाला है? जब पैसा इन्होंने लगाया है तो डिविडेंड भी तो इन्हीं को ही मिलेगा। अल्टीमेटली आप जरा सोचिए, होल्डिंग कंपनी तो कुछ मुनाफे कमाएगी, ठीक है, टीसीएस अपने इंडियन ऑपरेशन से मुनाफे कमाएगी, लेकिन जो हमने दूसरी कंट्रीज में भी कंपनियां खोल रखी हैं वो भी तो मुनाफे कमाएंगी, और अल्टीमेटली वो मुनाफे जब बटेंगे वो किसके पास आएंगे? पेरेंट कंपनी के पास। और पेरेंट कंपनी के पास मतलब
पेरेंट कंपनी के पास मतलब पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास। तो आप जरा सोच के बताइए, क्या इन मालिकों का, ये जो मालिक हैं, इनके पैसों से जो हमने इतनी सब्सिडरी खोल दी है, क्या इनका हक नहीं है कि इनको पता लगे कि मेरे सारे की सारी सब्सिडरी से मिला के उनका कलेक्टिव प्रॉफिट कितना है? अलग अलग कंपनीज कौन चेक करेगा? सारी मिला के बताओ, ये मालिक लोग कह रहे हैं सारी मिला के बताओ कि तुमने टोटलिटी में कितना प्रॉफिट कमाया हमारे लिए। और भाई अल्टीमेटली इन्हीं के पैसे से दूसरी कंपनी के एसेट्स खरीदे गए हैं। मतलब जो हमारी सब्सिडरी है उनके पास भी लैंड एंड बिल्डिंग होगी, उनके पास भी मशीनरी वगैरह होगी, टीसी से तो मतलब कंप्यूटर्स लैपटॉप्स वगैरह होंगे, वहां भी फर्नीचर फिक्सचर होगा, अलग अलग जितने कंट्रीज में कंपनी खोली है सबके एसेट्स होंगे, और उन सब में पैसा लगा तो हमारा ही है। तो ये मालिक लोग कह रहे हैं, होल्डिंग कंपनी के मालिक लोग कह रहे हैं कि भाई इतना हम एनालिसिस कैसे करेंगे, सारे के सारे ऑपरेशंस को आप कंसोलिडेट करके दिखाइए। हम एज एन इन्वेस्टर ध्यान रखें, मैं आपको एक वैसे बात बताता हूं, जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, तो मैं एज एन इन्वेस्टर, एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जब मैं किसी कंपनी का बैलेंस शीट देखता हूं या किसी कंपनी का पीएनएल देखता हूं, मैं कभी भी उसका स्टैंड अलोन नहीं देखता। स्टैंड अलोन पीएनएल बैलेंस शीट किसी काम का नहीं, रद्दी है। जो मेन जिसकी वजह से मैं उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं ये डिसीजन लेता हूं, मैं उसके कंसोलिडेटेड फिगर्स देखता हूं। आप भी कभी आगे चल के कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ध्यान रखेंगे स्टैंड अलोन नहीं देख रहे हैं, आपको भी क्या देखना है, कंसोलिडेटेड, क्योंकि असल में वही मेरा रेवेन्यू है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही एनालाइज होती हैं। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी कंपनी में इंटरेस्टेड होगा, उसको स्टैंड अलोन से कोई मतलब नहीं है, उसको कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज देखने हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है। तो कानून क्यों बीच में आया? कानून कहता है कि इन्वेस्टर्स को लिए थोड़ी कन्वीनियंस करो, वो थोड़ी तुम्हारी अलग अलग इतनी सब्सिडरीज कंपनीज की बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे, उनके पास तो वो मास्टरी एक्सपर्टीज है ही नहीं कि वो कंसोलिडेशन कर पाए। तुम कंसोलिडेशन करके दिखाओ। ध्यान रखें वो सारी कंपनियां अलग अलग हैं। मैं एक्चुअली में किसी को अपने साथ अमेलगमेट नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को अपने साथ मर्ज नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं बस ये आप कह सकते हो कि ईयर एंड पर मैं सिर्फ एक इमेजिनेशन कर रहा हूं कि अगर वो सारी कंपनियां मेरे साथ जुड़ जाएंगी तो मेरी कंपनी एज अ होल कैसी दिखेगी, पीएनएल वाइज और बैलेंस शीट वाइज। देखो जब आप सही में किसी कंपनी को अपने साथ मिला लेते हो ना, दूसरे वाली का एग्जिस्टेंस खत्म करके, पीवीआर सिनेमाज ने कभी डीटी सिनेमाज को टेक ओवर किया था, तो जब हम सामने वाले को टेक ओवर कर लेते हैं, अपने साथ अमेलगमेट कर लेते हैं, सामने वाले का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देते हैं, उस केस में उसको अमेलगमेशन बोलते हैं। यहां पर हम अमेलगमेशन नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम कोई एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बस ये कह रहे हैं कि जो हमारी अलग अलग इतनी कंपनियां हैं, अगर मैं उनको अपने साथ मिला दूं तो वो एक एंटिटी कैसी दिखनी चाहिए वो मुझे करके दिखाना है। क्यों? ताकि मेरे इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। ये सारा पर्पस है कंसोलिडेशन का। अब एक और बात सुनिएगा, देखिए हम जब अब थ्रू आउट कंसोलिडेशन करेंगे तो कंसोलिडेशन करते वक्त हमें कुछ चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहली बात, कंसोलिडेशन करने के लिए बोल कौन रहा है? कंपनीज एक्ट। मतलब जो लायबिलिटी डाली है होल्डिंग कंपनी के ऊपर कंसोलिडेशन करने की, वो किसने डाली है? कंपनीज एक्ट ने। और कंपनीज एक्ट के सेक्शन 129 ने ये जिम्मेदारी डाल दी है होल्डिंग कंपनीज के ऊपर कि तुम्हें कंसोलिडेशन करना है। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो हम लीगली बाइंड है वो किसकी वजह से है? कंपनीज एक्ट की वजह से। लेकिन कंसोलिडेशन कैसे करना है ये बातें कंपनीज एक्ट में नहीं लिखी है। इसके लिए हमें, क्योंकि कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि हमें प्रिस्क्राइब्ड एएस को फॉलो करना होता है, तो इसके लिए हम जो स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे वो सीए इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नंबर है AS 21। क्या है? AS 21। मतलब जो कंसोलिडेशन करने के प्रोसीजर्स हैं वो कहां पर गिवन है? AS 21 में। कंसोलिडेशन करने के लिए कौन बोल रहा है? कंसोलिडेशन करने के लिए तो कंपनीज एक्ट बोल रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन करना कैसे है, इसके लिए हमें क्या फॉलो करना है? इसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 फॉलो करना है। अब होता क्या है, जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का टॉपिक पढ़ते हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेकर ना एक वीडियो हमने यूट्यूब पर भी डाली है, इंपॉर्टेंट है, उस पर एमसीक्यू आ सकते हैं ओल्ड सिलेबस वालों के लिए और न्यू सिलेबस वालों के लिए। उसमें से आप देखोगे थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमारी कंट्री में दो तरह के स्टैंडर्ड्स लगते हैं, एक होते हैं जिसको हम सिंपली एएस बोलते हैं और एक होते हैं इंटरनेशनल एएस। इंटरनेशनल एएस को हम बेसिकली शॉर्ट में इंड एएस बोल देते हैं। इंड एएस हमारे यहाँ का देसी नाम है।
अब इंड एएस और एएस में क्या फर्क होता है वो मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एएस के साथ साथ एक इंड एएस भी होते हैं। कुछ एंटिटीज पर एएस एप्लीकेबल होते हैं और कुछ एंटिटीज पर इंटरनेशनल वाले स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। किस पर क्या एप्लीकेबल होता है वो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चैप्टर का डोमेन है। लेकिन अगर तो हमारे यहां पर अगर हमारी कंपनी में नॉर्मल एएस लगते हैं तो हमें क्या फॉलो करना है, एएस 21। लेकिन अगर हमारी कंपनी में इंटरनेशनल वाले स्टैंडर्ड लगते हैं तो उसके लिए है इंड एएस 110। हमारे सिलेबस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली बातें नहीं है, हमें बेसिकली क्या फॉलो करना है, एएस 21। लेकिन आप में से जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं ध्यान रखें, आपके एग्जाम में इस बात पे भी एमसीक्यू आ जाता है। क्या एमसीक्यू आ जाता है कि बताइए कंसोलिडेशन के लिए कौन सा एएस है, 4 ऑप्शन दे देंगे। तो एएस 21 है और इंड एएस अगर पूछा तो कौन सा है, 110। लेकिन हमें इस चैप्टर में जो कंसोलिडेशन करना है वो इंटरनेशनल वाला नहीं करना है। हमारे सिलेबस में कौन सा है, एएस 21 के हिसाब से जैसे कंसोलिडेशन होता है। मतलब हमारे यहां पर 2 तरह की एंटिटीज है, समझ लो आप। कुछ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, कुछ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लगते हैं। किस पर क्या लगता है ये हम एएस वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। अब जैसे अगर मैं सीए के करिकुलम की बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट में भी वो पहले मतलब सीए इंटर लेवल पर एएस 21 का सारा एप्लीकेशन है। लेकिन जब बच्चा सीए फाइनल में पहुंचता है वहां पर जब पढ़ता है अकाउंटेंसी तो फिर वो इंड एएस पढ़ाते हैं हमारे सिलेबस में। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, एएस 21। एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए ध्यान रखें, इस बात पे भी एमसीक्यू आ सकता है कि बताइए कंसोलिडेशन के लिए कौन सा इंड एएस है, 4 ऑप्शन देगा, या कंसोलिडेशन के लिए कौन सा एएस है, 4 ऑप्शन देगा। तो एएस 21 दिमाग में रखिएगा और या फिर इंड एएस 110 दिमाग में रखिएगा। अब हमें यहां पर कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं। हमने बोला कि हमें कंसोलिडेशन करना है, ये तो कौन बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है। लेकिन कंसोलिडेशन कैसे करना है ये हम कहां से देखते हैं, एएस 21 से। एएस 21 ऑफ कोर्स किसने प्रिस्क्राइब किया है, सीए इंस्टीट्यूट ने। तो हम इस चैप्टर में बेसिकली एएस 21 की एप्लीकेशन होते हुए देखेंगे। फिर यहां पर पॉइंट नंबर 3 है, ध्यान से प्लीज पढ़ेगा। द मेन पर्पस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज टू रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द पोजीशन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। मैंने अभी अभी आपसे कहा, एज एन इन्वेस्टर अगर आपके सामने स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखे जाएं तो आपको क्या लगता है, क्या मुझे प्रेफर करना चाहिए, मुझे ट्रू एंड फेयर व्यू कौन देगा, कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरी कंपनी की ओवरऑल बेसिस पर सही प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा, मेरे कंपनी की ओवरऑल बेसिस पर फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा कि मेरे कौन कौन से कहां कौन कौन से एसेट्स हैं, मेरे टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स कितने हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं। इसका मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू देती हैं। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मेन पर्पस है कि हम एक ट्रू एंड फेयर व्यू ले पाए अपनी प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन का। इस छोटी सी लाइन पर ना एमसीक्यू आया हुआ है और ये रहा वो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, पहले मैं एक बात फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। देखो, ये रिवीजन वीडियो न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। अभी मैं ये एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं, आगे चल के हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि बच्चे ना बिना सोचे समझे फिर वीडियो में फिर से वही सवाल पूछ लेते हैं कि सर ये वीडियो क्या न्यू सिलेबस वाले बच्चे देख सकते हैं, या फिर ये वाली वीडियो क्या सर ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे देख सकते हैं। अरे दोनों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास के शुरुआत में ही बोला कि ओल्ड और न्यू सिलेबस दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम डिस्क्रिप्टिव भी करेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे और एमसीक्यूज भी देखेंगे, ठीक है। और जैसे आपको पता ही है कि ये जो पीडीएफ है, जो ये क्वेश्चंस का पीडीएफ है, जैसे ही हम इस टॉपिक का रिवीजन खत्म कर लेंगे तो ये पीडीएफ इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, उसका लिंक, तो आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और जो बच्चे मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, व्हाट्सएप पर भी मैं ये शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप पर कैसे जुड़ना है मैं ये अलग अलग चैप्टर्स में कई बार बता चुका हूँ। आइए जरा इस क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में आने के बाद फिर से एक बार रिपीट भी हुआ। अब क्वेश्चन में लिखता है, द मेन पर्पस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स इज the compliance of AS 21 to satisfy the legal provision of the Companies Act 2013 to reflect a true and fair view of the position and profit or loss of the holding company group and all of the above। देखो, जब ये क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में आया ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है इसको all of the above टिक करके आए। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो वर्ड्स है ना इंपॉर्टेंट, वो ये द मेन पर्पस ऑफ द प्रिपरेशन। ये सारे आपको पर्पसेस लग रहे होंगे। हाँ, कंप्लायंस ऑफ एएस 21 कह सकते हो, कुछ पर्पस लग रहा है। सेटिस्फाई द लीगल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये भी पर्पस लग रहा है। लेकिन जो एक्चुअली में मेन पर्पस है, जिसकी वजह से लॉ मेकर ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बोला होगा, वो क्या,
ताकि हर एक इन्वेस्टर एक कंप्लीट पिक्चर देख पाए, प्रॉफिट्स की भी और फाइनेंशियल पोजीशन की भी। तो मेन पर्पस जो है वो ये सी है, टू रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। और ध्यान रखिए ये लाइन ना हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मैट में लिखी हुई है, द मेन पर्पस ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिफ्लेक्ट अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये लाइन ले रखी है और उसी लाइन को एग्जामिनर ने पिक किया है एमसीक्यू पूछते वक्त। और यही सेम क्वेश्चन अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 फिर से रिपीट हुआ जून 2022 में, सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, द मेन पर्पस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स, और इसका भी आंसर क्या होगा, सी। ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी अभी बातों बातों में आपको बताया, क्या बताया, अ कंपनी इन विच ओनली द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स मोर देन 50%, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स मतलब 100% की बात नहीं कर रहा, कह रहा मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स लेकिन हमारे पास है, 100% नहीं बोला, मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50 है लेकिन 100 भी नहीं है, आर ओन्ड बाय द होल्डिंग कंपनी, इट इज सेड टू बी एन। बताइए अगर हमारे पास किसी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर हो लेकिन 100% पूरे ना हो तो सामने वाली हमारी क्या कहलाती है, पार्टली ओन्ड सब्सिडरी। तो यहां पर इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सी। तो ये 3 बेसिक क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। चलिए अब ना अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे की बात प्लीज मेरी सुनिएगा। देखिए मैंने आपसे कहा कि हमें इस चैप्टर में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, और जब हम बात करते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो पीएनएल भी होता है, इसका मतलब प्रैक्टिकली कंसोलिडेटेड पीएनएल भी बनता है, प्रैक्टिकली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है, प्रैक्टिकली कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। पर जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा जो सिलेबस है उसमें प्राइमरीली आप देखेंगे तो हमसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर ही सवाल पूछे जाते हैं। तो हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में जनरली क्या दे रखा होगा, हमें इस चैप्टर में ज्यादातर आप देखोगे हमें 2 कंपनीज की बैलेंस शीट दे रखी होगी, एक एच लिमिटेड जो कि बेसिकली होल्डिंग कंपनी होगी, इसी के पास मेजॉरिटी स्टेक है अपनी सब्सिडरी कंपनी की, और ये जो सब्सिडरी कंपनी हमारी है इसके पास, इसके हो सकता है कि हमारे पास 100% शेयर्स हो, मतलब हमने यहां पर 100% इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पूरे के पूरे पैसे हमारे ही लगे हुए हैं। अगर पूरे के पूरे पैसे हमारे ही लगे हुए हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, ये हमारी होली ओन सब्सिडरी है। लेकिन अगर हमने सामने वाली कंपनी में 55% शेयर खरीदे हैं, 60% शेयर खरीदे हैं, 70% शेयर खरीदे हैं, मतलब हमने यहां पर पैसे लगाए तो हैं लेकिन पूरे नहीं लगाए, तो ये हमारी कौन है, ये हमारी पार्टली ओन्ड सब्सिडरी है। आपने एमसीक्यू भी देखा। अब सवाल ये उठता है कि पार्टली ओन्ड अगर सब्सिडरी है तो सारे पैसे तो हमारे नहीं लगे हुए, फिर हम इसको क्यों कंसोलिडेट करेंगे अपने साथ। अब यहां पर कंपनीज एक्ट जो है वो क्यों चाहता है कि हम पार्टली ओन्ड सब्सिडरीज का भी अपने साथ कंसोलिडेशन करें, उसके पीछे एक कारण है। और वो कारण क्या है, देखिए जैसे ही मैं सामने वाली कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर्स होल्ड करता हूं, मान लीजिए एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 80% शेयर्स खरीद रखे, मतलब 80% पैसा हमारा लगा हुआ है इस बिजनेस में। अब आप जरा सोचिए, अगर मैंने सामने वाली में 80% पैसा लगा रखा है, आपको लगता नहीं वो कंपनी तो मेरे इशारों पे चलने वाली है? क्यों? क्योंकि सारे के सारे रिजोल्यूशन पास करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, 50 के ऊपर, मेरे पास तो 80% है, हर एक रिजोल्यूशन मेरे इशारे पे पास होगा। और प्रैक्टिकली आपको बात बताऊं, 50% से ऊपर तो बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी के पास या किसी इंसान के पास अगर किसी कंपनी के 20-25% शेयर भी है ना, फिर भी ज्यादातर रिजोल्यूशन उसी के कहने पर पास हो जाते हैं। भाई 50% से ऊपर तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर मेरे पास 50% से ज्यादा सामने वाले के शेयर्स हैं, इसका मतलब उसका हर एक डिसीजन मैं तय करने वाला हूं। वो कहां कहां पे बिजनेस को बढ़ाएगा, वो किसको लोन देगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं करेगा, वो कब शेयर इशू करेगा, वो कब नई सिक्योरिटी इशू करेगा, कब रिडीम करेगा, सारे डिसीजन उसके मैं लेने वाला हूं, मतलब मेरे इशारों पे चलने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही मैं इस कंपनी को ओन 80% करता हूं लेकिन कंट्रोल 100% करता हूं। ये वर्ड्स बड़े ध्यान से सुना, सुनहरे वर्ड है। मैं भले ही सामने वाली कंपनी को ओन 80% करता हूं, ओनरशिप 80% है, लेकिन जब कंट्रोल की बात आती है ना, कंट्रोल मेरे पास इस कंपनी का 100% है। कंट्रोल कभी भी आधा अधूरा नहीं होता, या मेरी चलेगी या मेरी नहीं चलेगी, सीधी सीधी बात है। इसका मतलब अगर मैं सामने वाले के 80% से ज्यादा शेयर होल्ड करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि कंट्रोल मेरे पास है। अब देखो कंट्रोल पाने के ना तरीके बड़े सारे हो सकते हैं, सामने वाली कंपनी में आप कंट्रोल पाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम जो मेनली बात करेंगे वो ओनरशिप वाले कंट्रोल की बात करेंगे। कंपनीज एक्ट में कई सारे तरीके दिए हैं कंट्रोल लेने के, लेकिन हमने कहा ओनरशिप एक मेन क्राइटेरिया है कंट्रोल पाने का, और वो कब आता है, जब मैं 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता हूं। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं एच लिमिटेड की
बैलेंस शीट बनाऊं स्टैंड अलोन, उसकी खुद की बैलेंस शीट बनाऊं, तो जानते हो उसकी खुद की बैलेंस शीट में हम वो लैंड एंड बिल्डिंग शो करेंगे जो वो ओन करता होगा, क्योंकि अगर ओनरशिप पूरी है तो कंट्रोल भी पूरा ही होता है। हम उसकी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी वो शो करेंगे जो वो ओन करता है। मतलब इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाते वक्त हम जो बेसिस लेते हैं वो ओनरशिप का लेते हैं। ऐसे ही एस लिमिटेड की जो खुद की बैलेंस शीट होगी, एस लिमिटेड की जो खुद की मशीनरी होगी, हम एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में वही लैंड एंड बिल्डिंग शो करेंगे जो एस लिमिटेड कागजों में ओन करता है, जो एस लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी कागजों में ओन करता है। मतलब इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाते वक्त हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम बैलेंस शीट बनाएं ओनरशिप को बेस रखते हुए, ओनरशिप को दिमाग में रखते हुए। लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो ध्यान रखें हमारी खुद की लैंड एंड बिल्डिंग पे तो हमारा कंट्रोल है ही, लेकिन इस बार हमारा भले ही ये लैंड एंड बिल्डिंग में 100% पैसा नहीं लगा, कितना लगा है 80%, लेकिन कंट्रोल तो मेरे पास पूरा है। तो मैं ये लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी कंसोलिडेशन करते वक्त अपनी किताबों में ले आऊंगा। मतलब मैं भले ही ओन 80% करता हूं पर कंट्रोल तो पूरा करता हूं, इसलिए कंट्रोल बेस है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये मेरे पास आ जाएंगी, मतलब मेरी बैलेंस शीट पे आएंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग दी है, जब मैं आपको अभी कंसोलिडेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा तो ये बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। मैं एक बात यहां पर रिपीट करना चाहूंगा, मैंने अभी आपको कंसोलिडेशन का कोई प्रोसीजर नहीं सिखाया है। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में बात करी, मैं शुरुआत में आपके साथ कुछ बेसिक डिस्कशन करूंगा, तो अभी वो मेरी बेसिक डिस्कशन ही चल रही है आपके साथ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ये लिखने का वक्त चाहिए तो मैं जैसे हमेशा करता हूं आपको कुछ सेकंड्स का वक्त दे रहा हूं। ये पॉइंट्स जो आपने अगर लिखने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। और ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई है, जो बच्चे मुझसे ही क्लासेस ले रहे हैं तो आप लोगों को तो ये नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके रजिस्टर्स पे ये ऑलरेडी नोटेड है। चलिए अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, और उस एग्जाम्पल की मदद से कुछ बातें मुझे आपको और फर्दर बतानी है। लिखिएगा, एक एग्जाम्पल लिखिएगा। ये एक बैलेंस शीट बना रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 1000, जनरल रिजर्व 500, P&L अकाउंट 300, सिक्योरिटीज प्रीमियम 200, डिबेंचर्स 400, बैंक लोन 500, क्रेडिटर्स 200, लैंड एंड बिल्डिंग 1000, plant and machinery 800, furniture 500, stock 200, debtors 100, और ये 500। ये टोटल कितना हो गया? 3100 हो गया। चेक करना एक बार, और फिर लिखिएगा इसके नीचे कैलकुलेट नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इस एग्जाम्पल में ना मैंने आपसे मांगा है नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर आप कंसोलिडेशन तो सिखा नहीं रहे, ये क्या निकलवा रहे हो आप? आगे जाके जब मैं कंसोलिडेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करूंगा तो ये एक बहुत ही
प्रोमिनेंट कैलकुलेशन होगी। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वो दिखा देना चाहता हूं कि देखो ऐसे कंप्यूट होता है। अब मुझे अगर नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालना हो तो मैं इनडायरेक्टली आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे बताइए कि अगर मैं ये सारे एसेट्स हैं इसमें इक्विटी वालों का पैसा देखना चाहूं कि इक्विटी वालों का कितना रुपया लगा है, तो वो कितना लगा है वो क्या आप बता सकते हो? आप क्या बोलोगे? सर देखो टोटल एसेट्स में 3100 लगे, एसेट्स में टोटल कितने लगे हैं? 3100 लगे हैं। और इन 3100 में से ये वाले एसेट्स जो हैं ये इक्विटी के अलावा किसी और ने फाइनेंस किए। इक्विटी के अलावा किसने फाइनेंस किए? 400 डिवेंचर होल्डर ने फाइनेंस किए हैं, 500 बैंक ने फाइनेंस किए हैं और 200 क्रेडिटर्स ने फाइनेंस किए हैं। इसका मतलब ये हुआ 3100 में से 900 और 200 1100 जो है ये किसी और ने फाइनेंस किए हैं। इसका मतलब बाकी का रुपया किसका लगा होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो मुझे अगर नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कंप्यूट करना हो तो हमारा क्या तरीका होगा? हमें सन्ड्री एसेट्स लेने चाहिए जो कि यहां पर कितने हैं? 3100। और मैं अगर इसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर दूं कि इसमें से बाहर वालों का, एक्सटर्नल लोगों का कितना रुपया लगा है वो मैं माइनस कर दूं, जैसे कि 400 प्लस 500 प्लस 200, तो जो बचा हुआ रुपया होगा वो किसका लगा होगा? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का लगा होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं 2000 जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लगे हुए हैं। अब आप में से कई बच्चों का दिमाग थोड़ा सा चलेगा और बच्चे बोलेंगे कि सर ये 2000 तो हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम ये सब जोड़ दें तो भी तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। भाई अगर आप ये जानना चाहते हो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का कितना रुपया लगा है तो वो तो ऐसे भी पता लग सकता है। भाई आप भी जानते हो कि सारे के सारे रिजर्व सरप्लस पर अधिकार किसका होता है? असली मालिक तो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। इसका मतलब उनकी 1000 की कैपिटल लगी है, उनके रिजर्व्स में 500 300 और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी एक रिजर्व ही होता है जो अल्टीमेटली बिलोंग मालिकों को ही करता है। इसका मतलब ये भी इन्हीं का ही है। तो अगर मैं इनको भी जोड़ देता हूं तो तब भी तो 2000 आता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इसका मतलब नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालने का एक तरीका और भी होता है। सर इसका कंसोलिडेशन से क्या लेना देना? अरे अभी रुको तो सही, जब मैं कंसोलिडेशन के प्रोसीजर को एक्सप्लेन करूंगा आपको तो सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और ये शॉर्टकट तो बहुत यूज करने वाले हम आगे चल के। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आपसे पहले इसी बारे में बात कर लें। ठीक है जी। तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालने का क्या तरीका होता है? सारे एसेट्स लीजिए, उसमें से अगर हम इक्विटी वालों को छोड़कर बाकी सबके पैसे माइनस कर देते हैं तो जो बचे हुए पैसे लगे हुए हैं वो किसके लगे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर के। 3100 में से 1100 मुझे पता है डिवेंचर होल्डर्स, बैंक और क्रेडिटर्स के लगे हैं। तो 3100 में से 1100 को घटा लें तो 2000 किसके लगे होंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स के। और या फिर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्लेम है उसी को जोड़ दो। उसको जोड़ने पर भी क्या आ जाता है? नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसको नोट करना है तो कर लीजिए आप। देखिए आज की क्लास में ना मैंने आपके साथ कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है। कंसोलिडेशन के प्रोसीजर्स क्या होते हैं मैंने उस पर अभी कोई बात नहीं करी है। आज मैंने आपके साथ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करी है कि कंसोलिडेशन में बेसिकली है क्या। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंसोलिडेशन करके दिखा रहे हैं। और जब मैं सामने वाली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने साथ मिला देता हूं तो वो कंसोलिडेशन जो है मैं किस बेसिस पे करता हूं? कंट्रोल। अगर सामने वाली एंटिटी पर मेरा कंट्रोल है तो मुझे उसको अपने साथ कंसोलिडेट करना है। और कंट्रोल मैंने कहा कंपनीज एक्ट में बता रखा है कि कई तरीकों से आता है। कंट्रोल के बारे में जगह जगह कई बार डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन मेनली जो कंट्रोल आता है वो सामने वाले की मेजॉरिटी स्टेक, मेजॉरिटी होल्डिंग को एक्वायर करके आता है। ठीक, तो ये बात हमें अब सीखनी है। मतलब मैंने अभी कंसोलिडेशन सही मायनों में देखे तो स्टार्ट नहीं किया है। अगली क्लास में हम कंसोलिडेशन के प्रोसीजर्स पर बात करेंगे। मैं शुरुआत में आपको कई सारे छोटे छोटे केसेस करवा के आपको कई सारी टर्म्स के साथ फेमिलियर करूंगा।
जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो हो सकता है थोड़ा सा इरिटेट हो रहे हो, सर ये तो आपने रेगुलर बैच में बताया ही था अच्छे से, ये फिर से क्यों बता रहे हो। लेकिन मैं ना क्योंकि यूट्यूब पर ये वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं, अब पता नहीं कौन से बच्चे ने कैसे पढ़ रखा है, कहां से पढ़ रखा है, तो इसलिए मुझे शुरुआत की 1-2 क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल बेस से लेनी पड़ेंगी। हाँ, जैसे ही वो मैं बेसिक पूरा खत्म कर लूंगा उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट चीजें जैसे हमेशा करते हैं उस पर बात करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं वो प्रोसीजर आज स्टार्ट करूं फिर उसमें एक ब्रेक आए, ब्रेक नहीं चाहता हूं। तो अगली क्लास में एक ही रिदम में मैं वो सारे केसेस करवा के आपको कंसोलिडेशन के प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करूंगा, और उसी के थ्रू मैं कई सारे कंसोलिडेशन के जो बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि जानने जरूरी हैं हाई एंड क्वेश्चंस करने के लिए, उसको भी मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमेशा की तरह आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा और कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।